वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा बशार साहब, आपकी जानिब अब आना चाहूँगी। यहाँ सहाफ़ी केस लगने से पहले ही अपना तज्जिया इतना मुतवाज़न देते हैं कि पूरा फैसला ही सुना देते हैं और तज्जिया 100% दुरुस्त भी साबित होता है। आप 7 जनवरी को लगने वाले 2 अहम केसेस के क्या नताइज देख रहे हैं? अच्छा, 7 जनवरी को 2 नहीं बल्कि 3 केसेस आम लगे हुए। एक तो आपका ये जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है, ये केस लगा हुआ है और ये केस छुट्टियों की जो सरमा की तातीलात हुई है, इससे पहले इसकी आखिरी हियरिंग हुई थी 15 दिसंबर को। तो उस वक्त कहा गया था जी कि हम इसको छुट्टियों के बाद देखेंगे। और दूसरा जो केस लगा है, ये इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से, वो लगा है। और तीसरी मिसिंग पर्सन की भी लगी, लेकिन वो 10 जनवरी को 8 जनवरी को। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब की दरख्वास्त भी उसकी समाअत हो रही है 7 तारीख को। ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है ना, इमरान की मैं बात से इत्फाक करता हूँ। इमरान ने कहा अभी कि ये लोग अपनी सजा जो ये जो कहा जा रहा है ना कि रहमदिली हमने दिखाई है, भाई रहमदिली की कोई बात आपने नहीं दिखाई। इन लोगों की सजाएं बुनियादी तौर पर पूरी हो चुकी थी। ये लोग सजाएं अपनी पूरी करके बाहर आए और कहा गया जी हमने छोड़ दिया इन्हें। अप्रैल 2024 में भी ऐसा हुआ था। वो लोग सजाएं काट चुके थे और कौम को दिखाया गया जी क्योंकि ईद आ रही है, ईद उल फितर, और ये लोग अपने प्यारों के साथ ईद गुजारें और हमने रहमदिली दिखाई है और ये अपने घरों को जाए। अगर आपने रहमदिली दिखानी है तो जिनको 10-10 साल वो दीवार पर डंडे मारने की सजा दी गई है, उन्हें छोड़ देना। रहमदिली तो वो है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस आईनी बेंच के सामने लगा है, मिलिट्री अदालतों वाला, ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म का इससे आईनी बेंच ने फैसला दिया था। जस्टिस इजाजुल हसन के बेंच पर 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने काला दम करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में नहीं होगा। फिर उसको लटका के रखा। सरदार तारक मसूद साहब आए, जस्टिस इजाजुल हसन घर चले गए रिटायर्ड होकर, उन्होंने लटका कर रखा। एक उसके बाद कहा जी आप ट्रायल करें, सजा ना सुनाएं। यह भी अजीब व गरीब किस्म का फैसला था। फिर आईनी बेंच के सामने ये आया तो इन्होंने कहा जी आप सजाएं सुनाएं और उन्हें जेल में भेज दें। अब फैसला ये होना है कि आया जो ट्रायल हुआ है ये दुरुस्त हुआ है, ये क्या पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हुआ है। पाकिस्तान के आइन में किसी जगह सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में नहीं है। एक सेक्शन 2D लिखी हुई है, वो काला दम करार दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे। अब मेरे ख्याल, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो रीडिंग है, वो ये है कि ये मिलिट्री जो सिविलियन का ट्रायल है मिलिट्री अदालतों में, एक तो ये जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ये कुछ भी कर सकते हैं जी, ये उस पर बोल भी लगा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वाहिद जज था जिसने ये समझा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच का सरबराह हो। बाकी 4 सीनियर जजेस ने नहीं समझा और ये इस काबिल नहीं समझा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हो। एक जज था जिसने ये समझा कि जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच का सरबराह हो, और वो जज खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान था, जिन्होंने अपने दानुवाद खड़े करके खुद को वोट दिया। दानुवाद खड़े करके ये उस पर मोहर तस्दीक सबत भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, मैं आज के बाद सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में होगा। लेकिन एक इसका दरमियानी रास्ता ये निकल सकता है कि सेक्शन 2D बहाल की जा सकती है और इनका ट्रायल इसको कालादम करार दिया जा सकता है। और बाकी रही मैंडेट की बात कि 8 जो दरख्वास्त लगी है खान साहब की, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कमीशन वगैरह की बात बने, क्योंकि खान साहब खुद उससे जो उनका मेजर डिमांड थी उसे वो पीछे हट चुके हैं और मुझे लग नहीं रहा कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे लेकर इस केस को जाए। अच्छा सलमान साहब, इन तमाम मामलात के साथ कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले ये बताइएगा कि इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या अब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी मिलिट्री कोर्ट्स का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है वो शामिल तफ्तीश तो पहले भी थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शामिल तफ्तीश कौन, जनरल बाजवा? उनसे पूछगछ तो चल रही थी। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग दे रहे हैं आप सलमान साहब। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप फिर बाद में इस चीज पे बड़ा कायम रहिएगा इस चीज पर कि वो शामिल तफ्तीश थे। हो सकती है, जरा ध्यान से। आपको क्या लगता है कि जो जनरल फैज हमीद के ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है वो वन साइडेड चल रही है? उसमें किसी से कोई गुफ्तो शुनीद नहीं की गई होगी, किसी से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की गई होगी? गुफ्तो शुनीद और पूछगछ 2 मुख्तलिफ लफ्ज हैं।
सर बड़े लोगों ये से राजस्थान पूछगछ ऐसे ही होती है, बड़े लोगों से पूछगछ जो है ना वो गुफ्तो शनीद के अंदाज के अंदर ही होती है। इमरान साहब आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जातेगा। तो देखें बात ऐसा है कि जो ये सारी जो चीज़ें जिस तरफ डायरेक्ट कर रही हैं और फैज़ हमीद साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, रेवोल्यूशंस जो उन्होंने दिए हैं, उसमें तो जाहिर है ही विल शेयर हिज बर्डन विद एवरीवन। जब आप किसी को इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो जाहिर है वो फिर तमाम लोगों का नाम लेंगे। उसमें यकीनन उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम लिया होगा, उन्होंने साबिक जो आर्मी चीफ़ हैं उनका नाम भी लिया, इसी तरह उन्होंने बाकी जो दीगर उनके साथ जो लोग थे उनका नाम भी लिया। और उन सब लोगों से सवाल जवाब भी हुए हैं, उनके पास पूरे के पूरे दत्थे गए हैं सवालात के, और उनसे पूछा गया है कि आपकी इस चीज़ पे कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, कितनी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही खारिज अज़ तफ्तीश या खारिज अज़ सवाल जवाब किया गया था। सवाल जवाब उनसे पहले भी हुए थे, अभी भी यकीनन जैसे जैसे उस ट्रायल के अंदर तेज़ी आएगी और वो किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा, आपको इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। यहाँ पे ये जो इमरान साहब पहले बात कर रहे थे, आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम, और वो ये कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है ना बहसीत कौम खुश हो जाते हैं और फिर आगे जाके पता लगता है कि एक बड़ा जो मामला है वो इंतज़ार कर रहा है, एक बड़ा सरप्राइज़ हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। जो खान साहब को रिलीफ के हवाले से बात हो रही है या मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, तमाम लोग जो इस वक्त पैनल के अंदर मौजूद हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर। जो भी चीज़ आएगी, जो भी रिलीफ आएगी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आएगी, मुक़तदरा की तरफ से आएगी। तो देखें जो मुक़तदरा है उन्होंने ये एकदम से ही सारी की सारी चीज़ों को राइट ऑफ नहीं कर देना, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल स्टैंसेस हैं जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं और उसके ऊपर वो बिल्कुल नहीं बच कर रहे। जिस तरह ये माफ़ी का मामला है जो आज आपके सामने एक छोटा सा नमूना उसका पेश किया गया, और वो बड़ी सिंपल बात है कि आप अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, माफ़ी मांगें, और हम उसके ऊपर यकीनन आपको लीनियंसी भी देंगे, आपको उसके ऊपर रिलीफ भी देंगे। अच्छा, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक। इमरान, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से टॉप सिटी केस को भी बुनियाद बनाकर उन्हें मिलिट्री तहवील में लिया गया। बाद अज़ा ये भी कहा गया कि 9 मई के हवाले से भी पूछताछ की जाएगी। तो इस ज़िम्मन में अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कोई होता है केस तो वो किस बुनियाद पर बनाया जा सकता है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये मिलिट्री का मामला है और इस पे हमें इतना ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब पैटर्न ये चल रहा है कि इमरान खान को जब तोशाखाना पार्ट 1 केस में गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद साइफर, इद्दत और फिर तोशाखाना रेफरेंस, नैब रेफरेंस, फिर नैब रेफरेंस 2, फिर FIA। तो ये एक पैटर्न है, जब हमने किसी बंदे को अंदर रखना होता है और ज्यादा अरसे के लिए रखना होता है तो केसेस बनाना और शामिल तफ्तीश का लफ्ज इस्तेमाल करके उसको कई हफ्तों के रिमांड के लिए रखना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, ही वाज आर्मी चीफ, तो उसको हम इस तरह से लाइटर नोट पे इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो मतलब ये भी आप लोगों को दाद दूंगा कि प्रोग्राम खुलकर बोल की टीम जो है वो इस तरह के सवालात शामिल भी करती है और हम इस पे गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन किसी भी आर्मी चीफ को इस तरह से ट्रायल करना या उसके खिलाफ केस चलाना ये कोई आम बात नहीं है। आप देखें कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर रहे हैं, उन्होंने मुल्क पर 10 साल हुकूमत की है, लेकिन जब उनके खिलाफ केस बना था तो आपने पेश उनको कहां पे करना था और फिर वो पहुंच कहां पे गए थे और फिर वो वहां से फिर किधर चले गए थे। तो इदारे के अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रिवायात हैं और वो चीजें अभी तक भी हमें नजर आ रही हैं। बियॉन्ड द थिंग्स के जो कुछ जनरल फैज के साथ हो रहा है उसको हम कुछ दीगर एंगल्स भी हैं जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो सारी लेकिन इमरान साहब एक बात, इमरान साहब जनरल फैज के हवाले से एक खबर ये भी आई है कि घर का मामला घर में ही रहेगा, इसको घर हल करेंगे। बिल्कुल, और उसमें देखे ना कि 9 मई की जो बात है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ एक प्रेस रिलीज की हद तक खबर आई। जाहिर बात है उसके कुछ दूसरे लोगों को डराने की या खौफजदा करने के मामला थे, लेकिन कोई उनको इंडाइट तो नहीं किया गया ना 9 मई के मामले पे। अभी तक चीजें स्टिल वहीं पे हैं। एक छोटा सा मैं कमेंट करूंगा, पीछे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हमारी गुफ्तगू चल रही थी ट्रंप और बैरूनी मुदाखलत और इमरान खान की अमरीकी हिमायत वगैरह। आज की अगर आप इमरान खान की गुफ्तगू देखें तो इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि अमेरिका या बाकी दीगर मगरबी मुमालिक, यूरोपीय यूनियन की जो हम हिमायत की बात करते हैं या वहां से आवाजें उठती हैं तो ये जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उठती रही इमरान साहब, जिमी कार्टर जब भुट्टो को फांसी होने लगी थी तब उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन फांसी हुई थी, इंटरनेशनल प्रेशर पहले भी आता रहा है, कोई नई बात नहीं है।
बिल्कुल। और इमरान खान ने आज जो वाज़ेह चीज की है, जिसको हमें मतलब एक डिफरेंशिएट करना चाहिए चीजों को, कि पहले अगर बाइडेन इंतजामिया के दौर में ये चल रहा था तो अब इमरान खान को ट्रंप की हिमायत मिल रही है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है। इमरान खान ने आज इन चीजों को क्लियर किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीटीआई पे ये इल्जाम लग रहा था कि पीटीआई की सियासत में ये तजाद आखिर क्यों है कि जब पहले अमेरिका अगर दूसरी साइड पे था भी सही तो ठीक हम है कहते थे इमरान, कि आपका बैरूनी पॉइंट आ मुदाखलत गया। ना हो। उमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों में महमूद गजनवी को लुटेरा कहा। जब एक शो में उनसे ये सवाल हुआ तो फिर आगे से कहने लगे कि मेरे कहने से क्या हो जाता है, मैं मेदारों के नाम भी नहीं ले सकता। इस पर क्या कहेंगे? बहस है, ये एकेडमिया की बहस है, ये एकेडमिया पे ही छोड़ देनी चाहिए कि वो तय करें कि तारीख में किसका क्या किरदार था, कौन आता रहा। बहुत सारे नारे हैं। मेरा ताल्लुक चूंकि दही पंजाब से है तो अहमद शाह अब्दाली ये सारी हमने सुने हुए हैं। एक मैं आपको मुहावरा सुना देता हूँ, वो पंजाबी में हम सुनते हैं कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। इसका मतलब ये होता था कि जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया वो आपका है, बाकी अहमद शाह अब्दाली के लोग आएंगे और वो लेकर चले जाएंगे। तो ये इसको छोड़ देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके ऊपर फिलहाल बहस में पढ़ने की जरूरत है, ना कोई इसकी रेलिवेंस है। रही बात कि हमने नाम क्यों रखे हुए हैं, नाम आप जानते हैं कि एक हमारा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है यहाँ पे बड़े सगीर में। शायद उसका ताल्लुक दिल्ली से है, तो दिल्ली वालों को छेड़ने के लिए हमने गजनवी और बहुत कुछ है। तो बाकी ख्वाजा साहब को मेरा नहीं ख्याल कि जब आप इतनी जिम्मेदाराना जगह के ऊपर मौजूद हो, एक ऐसी पोस्ट के ऊपर मौजूद हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो क्रिकेट में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वेल लेफ्ट। कभी कभी कोई चीज आती है, जैसे अभी हमारे भाई इमरान भाई ने अच्छे तरीके से हमें बताया कि ये मिलिट्री का मामला है तो इस पे ज्यादा कमेंट न दें। ये वेल लेफ्ट होता है। कुछ चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो आप बात करना भी चाहें या कर भी सकते हूँ तो नहीं करनी चाहिए। उनका किरदार, उनका तयन कहीं और होना था, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात उमर दराज गोजल मैं आपको बताऊं कि जो गजनवी के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, वैसे मैंने बहुत से हिस्टोरियन को पढ़ा है। एक बात ये तय है यार कि सुल्तान महमूद गजनवी गजनी में रहता था, उससे 200 किलोमीटर दूर बामियान का मंदिर था। वो बामियान उसके घर से दूर, वो बामियान को छोड़कर कई हजार किलोमीटर दूर क्यों जाता था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिस पर बहस की जा सकती है और जो डिबेटेबल चीजें हैं कि गजनवी के हवाले से, अब्दाली के हवाले से और दिगर के हवाले से। उसमें मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा है कि रियली शॉकिंग है मेरे लिए कि ऐसी स्टेटमेंट मोदी की तरफ से तो जा सकती है, लेकिन ये हमारा बयानिया नहीं हो सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।